नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जनमंच में। राजस्थान की कुछ नई निवेश पॉलिसियां आई हैं जिसमें बात करना चाहती है सरकार। उद्योगों को कोई चरम सीमा पर ले जाने की बात है। इससे पहले भी बहुत सारी पॉलिसीज आई, परंतु क्या राजस्थान में उद्योग सफल हुए? आइए इन सारी बातों पर चर्चा करना चाहते हैं। हमारे बीच यहाँ मौजूद हैं मुकेश पारिक जी, प्रभारी व्यापार प्रकोष्ठ भाजपा से, बी.डी. कल्ला साहब हैं, पूर्व वित्त राज्य मंत्री, राजेंद्र भानावत साहब हैं, पूर्व प्रबंध निदेशक रिको से, कमल कोठारी जी हैं हमारे साथ, कोषाध्यक्ष ज्वेलर्स एसोसिएशन जयपुर से, ज्ञान प्रकाश जी हैं हमारे साथ, निदेशक फिक्की से, जितेंद्र चुग साहब हैं, महासचिव हैं लघु उद्योग विश्वकर्मा इकाई से, साथ ही एन के शारदा साहब हैं, एक चार्टेड अकाउंटेंट की भूमिका निभा रहे हैं हमारे साथ, अलका बत्रा जी हैं, महिला उद्यमी की भूमिका निभा रही हैं, साथ ही कैलाश खंडेलवाल जी हैं हमारे साथ, जो कार्यकारिणी सदस्य 40 व टूरिज्म सेक्टर से ताल्लुक़ रखते हैं, साथ ही मनोज दुग्गल जी हैं हमारे साथ, जो अध्यक्ष हैं ब्लॉक कांग्रेस कमेटी बनीपाक जयपुर से। आइए इस चर्चा को लेकर सबसे पहले मैं मुकेश पारिक जी के पास आना चाहता हूं, जो भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ से ताल्लुक़ रखते हैं। क्या पॉलिसी है सर ये 50% की जो पॉलिसी आई है, नए निवेशक चाहिए राजस्थान को, क्या लगता है आपको कि इससे वाकई में कुछ नए निवेशक आएंगे? राजस्थान सरकार ने निवेश को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से एवं यहाँ पर और ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट मिले उसके उद्देश्य से ये एक नई स्कीम लागू की है। पिछले कुछ वर्षों में राजस्थान में नए निवेश शून्य हो गए थे और बहुत ही कम निवेश हो रहे थे। इसको देखते हुए सरकार ने ये नई स्कीम लागू की है। इससे जो उद्योग अभी चालू हैं, वर्तमान में हैं, उनको भी छूट दी जाएगी और जो पिछले अब नए जो उद्योग लगाना चाहेंगे उनको भी दी जाएगी। इसमें कई ऐसी छूट है जिसके कारण यहाँ पर निवेशक प्रोत्साहित होंगे और यहाँ पर उनका आना होगा। इसके लिए उन्होंने चाहे विद्युत कर में 50% तक की छूट है, भूमि कर में छूट है, ऐसे बहुत सी छूट है जो 20% से लेकर और 50% तक की छूट है जो इस सरकार ने लागू की है। इसका मुख्य उद्देश्य इस राजस्थान में जो निवेश रुक गया था उसको पुनः यहाँ पर लाना है और यहाँ पर उद्योग स्थापित हो, जिससे यहाँ पर रोजगार मिले और एक प्रदेश में निवेश का माहौल बने। इसके लिए नीति लागू की गई है। जो वर्तमान उद्योगों की प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम अभी सॉल्व नहीं हो पा रही, तो क्या नए निवेशकों को वो सारी प्रॉब्लमों से जूझना पड़ेगा? भीलवाड़ा एक हमारा बहुत बड़ा टेक्सटाइल सेक्टर है जहाँ पर बहुत सी टेक्सटाइल की इकाइयाँ हैं। वहाँ पर जो यूनिट्स थी उनमें से कुछ यूनिट्स बंद होने लगी थी सरकार की नीतियों के कारण। अभी जो गवर्नमेंट ने टेक्सटाइल के लिए विशेषकर जिस प्रकार का वहाँ पर छूट दी है और जो माहौल वहाँ बना है, उससे ऐसा लगता है कि जो हमारे यहाँ पर जो ऑलरेडी, चाहे राजस्थान में भीलवाड़ा की बात करें, चाहे पाली की बात करें या बालोतरा की बात करें, जो टेक्सटाइल यूनिट्स थी उनमें पिछले 5 वर्षों में ज़बरदस्त गिरावट आई थी। कोई नई यूनिट नहीं लगी, उल्टे जो पुरानी यूनिट्स थी उनके सामने भी संकट खड़ा था। तो ये सब चीज़ें वापस पुनः वो अपना काम कर सकें, वो यूनिट रह सके, इसके लिए ये नीति आवश्यक थी और इसीलिए लागू की गई है। चलिए एक चीज़ और बता दीजिए मुझे, जो ग्रामीण क्षेत्रों में से जो छोटे लघु उद्योग पनपते हैं उनके लिए कोई नई पॉलिसीज बनाने का कोई इसमें जो लघु उद्योग है, मैं आपको बता दूं, जो पिछड़े क्षेत्र हैं उसमें इन सब स्कीम में 10% एक्स्ट्रा लाभ है और जो अति पिछड़े क्षेत्र हैं उनमें 20% का लाभ एक्स्ट्रा दिया जाएगा। और इस नीति में जो है, पहले भी हमारे यहाँ राजस्थान में नीति बनी है, लेकिन इस बार इसमें SC, ST और महिलाएं, साथ ही जो हमारे बंधु जो ऐसे हैंडीकैप्ड हैं उनके लिए 10% उनके लिए भी एक्स्ट्रा इसमें प्रावधान किया गया है। तो हम ये मानते हैं कि जो पिछड़े क्षेत्र हैं या अति पिछड़े क्षेत्र हैं जिनमें 10% और 20% का जो एक्स्ट्रा इन्होंने प्रावधान किया है, उससे वो क्षेत्र भी विकसित होंगे और हमारे यहाँ जो जहाँ पर उद्योग अभी नहीं है वहाँ पर भी एक औद्योगिक माहौल बनेगा। भानावत सर, क्या लगता है आपको कि आने वाले समय में ये जिस तरीके से पॉलिसी आई है, इससे पहले भी बहुत सारी पॉलिसीज आती रही हैं अलग अलग सरकारों की, प्रवासी भारतीयों को बुलाया गया, करोड़ों रुपए खर्च किया गया ताकि वो निवेश करें, बाकी लोगों को भी, परंतु क्या आपको लगता है कि जो वर्तमान उद्योग हैं यहाँ पर उनको इस तरीके से सुविधा मुहैया कराई जाए जिसके कारण वो नए निवेश की बात करें? ऐसा नहीं हो सकता कि हम बाहर से बुला रहे हैं लोगों को, परंतु हमारे यहाँ के जो यहाँ के लोग हैं वही नहीं सही ढंग से पनप पा रहे हैं? किसी भी उद्यमी का जैसा अनुभव होगा वैसे और उद्यमी आएंगे। अगर हम जो वर्तमान उद्यमियों की समस्याओं का निराकरण और सरलीकरण नहीं कर पाएंगे तो कितने भी हम नीतियाँ निकाल दें,
कितने भी हम उनको आकर्षण पैदा कर दें, वो एक बार आ जाएंगे, लेकिन यहाँ पे टिकेंगे तब जब जो वर्तमान उद्यमी जो हमारे हैं राजस्थान के अंदर, उनको कितनी सुविधापूर्वक काम करने का अवसर उनको मिलता है। तो मेरे ख्याल है, मेरा जो भी अनुभव है इस क्षेत्र में, वो तो ये बताता है कि अगर वर्तमान जो उद्यमी हैं उनकी समस्याओं को अगर आप समझ करके जितना सरलीकरण कर सकें वो करें तो लोग अपने आप आएंगे। और इसको बड़ा संक्षेप में कहें तो ये कह सकते हैं इसको कि निवेश के लिए नीति जितनी आवश्यक है उससे कहीं अधिक एक अच्छी नीयत आवश्यक है। नीयत इस बात की होनी चाहिए कि जो लोग आएँ उनको क्या वो उनका स्वागत होता है, क्या दफ्तर के बाहर उनको घंटों तक बैठे नहीं रहना पड़ता है, क्या उनको समय पर उनका काम है उसका निराकरण हो जाता है। यह आवश्यक नहीं है कि जो भी उद्यमी कह रहा है वही काम हो जाए, लेकिन उसका निराकरण समय पर होना बहुत बहुत आवश्यक है। उसकी सुनवाई हो, उसका आदर के साथ उसका व्यवहार किया जाए। आज जो कई उद्यमियों से जब मुलाकात होती है, बात होती है, पहले भी होती थी, तो मुझे लगता है सबसे बड़ा दर्द उनके मन में ये है कि उनको पैसे की छूट इतनी अधिक नहीं चाहिए जितना उनके प्रति आदर, जो भी सरकारी कुर्सी पे जो भी व्यक्ति बैठते हैं, सरकार में जो भी व्यक्ति बैठते हैं, उनके साथ उनका व्यवहार किस प्रकार का है, उनके साथ सम्मानपूर्वक उनके साथ किया जाता है नहीं जाता है। मन में भाव क्या ये कि हम आप पे एहसान कर रहे हैं, आपको ऊपर को रियायतें दे करके, क्या एहसान वो कर रहा है राज्य के ऊपर कि यहाँ पे निवेश करके कर को बढ़ावा दे रहा है, यहाँ पे अगर रोजगार को बढ़ावा दे रहा है, तो हमें उसको थोड़ा सा एक अधिक सम्मानजनक स्थान हमारे मन में, हमारे व्यवहार में, हमारे कार्य में लाना पड़ेगा। जो भी सारे संस्थाएं और जो भी विभाग उद्योग को बढ़ाने में, निवेश को बढ़ाने में जुड़े हुए हैं, उनको लाना पड़ेगा। एक चीज़ और सर मैं आपसे जानना चाह रहा था कि जिस तरीके से राजस्थान में न्यूक्लियर प्लांट है, हम बाकी स्टेट्स को भी बिजली दे रहे हैं और राजस्थान अभी भी बिजली के लिए पूरा परिपूर्ण नहीं हो पा रहा है, तो ये भी कहीं उद्योगों के लिए कहीं खलल पैदा कर रहा है? देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर जिसको हम कहते हैं, आधारभूत जो संरचना होती है, वो किसी भी राज्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। राजस्थान में इस क्षेत्र में पिछले कई वर्षों में धीरे धीरे काफ़ी सुधार हुआ भी है और बिजली की स्थिति हमारे यहाँ अन्य राज्यों की तुलना में अच्छी है। और जो दूसरे जो साधन है जो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी के हैं, चाहे विंड एनर्जी हो, चाहे सोलर एनर्जी हो, सोलर एनर्जी की भी नीति इसी इन्वेस्टमेंट स्कीम के साथ में आई है। तो मुझे लगता है कि ऊर्जा के क्षेत्र में राजस्थान का भविष्य बहुत उज्जवल मुझे दिखाई देता है। और ऊर्जा अगर अधिक उपलब्ध होगी तो निश्चित रूप से अधिकांश उद्योग जो कि ऊर्जा पर आधारित होते हैं उनको आगे बढ़ाने में मदद मिलेगा। एक बात मैं केवल ये और कहना चाहता हूँ कि जहाँ कितना करोड़ का निवेश आया वो महत्वपूर्ण है, उतना ही या उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है कि वो रोजगार कितने पैदा करता है। अपने यहाँ पर समस्या मतलब अगर 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करके 50 लोगों को नौकरी मिले, क्या काम मिले, उसके बजाय कि 10 करोड़ के इन्वेस्टमेंट में अगर 500 लोगों को काम मिलता है, तो मुझे लगता है कि उस दृष्टि से भी एक और देखा जाना चाहिए उस उद्योग के विस्तार को, क्योंकि बेरोजगारी, बेकारी ये आज के युवा वर्ग की मुझे लगता है बहुत बहुत बड़ी समस्या है। चलिए, कल्ला साहब क्या कहना चाहते हैं? जो इन्होंने अभी पॉलिसी जारी की है उसमें ख़ास तौर से 30% वैट की छूट एक तो दी गई है और उसके बाद एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पर 20% वैट की छूट और दी गई है। ये पॉलिसी तो पहले से ही जो लोग इन्वेस्टमेंट करते थे 50% वैट पे छूट सीधी दी हुई थी पहले से ही, तो कोई नई बात नहीं की है। इसके अलावा सीमेंट उद्योग को इससे वंचित कर दिया गया है। पर्यटन उद्योग में जो काम करने वाले लोग हैं उनको इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी में केवल मात्र 25% छूट दी गई है। तो मतलब जो छूट मिल रही थी उनको कम किया गया है। इस पॉलिसी से जो आप विस्तार से इसको पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा कि इन्वेस्टमेंट आने की जगह वापस बाहर जाएगा। यदि राजस्थान को उद्योग के क्षेत्र में आगे बढ़ाना है तो राजस्थान का 2/3 क्षेत्र जो है वो तो रेगिस्तानी है, जहाँ पानी भी नहीं मिलता है। पहाड़ी क्षेत्र है हमारे यहाँ, तो करीब करीब 3/4 क्षेत्र ऐसा है जो पहाड़ और रेगिस्तान है, 1/4 इलाका ऐसा है जो मैदानी इलाका है। तो ऐसी सूरत में भारत सरकार को और राजस्थान सरकार को मिलकर राजस्थान में 5 साल तक कम से कम टैक्स हॉलीडे का कार्यक्रम अपनाना चाहिए। 5 साल में यदि किसी भी प्रकार का टैक्स आप नहीं लेंगे तो 3 साल तो इंडस्ट्रीज़ को डेवलपमेंट होने में लग जाएगा, वास्तव में तो 2 साल छूट मिलेगी और उसमें इतनी इंडस्ट्रीज आ जाएगी कि राजस्थान औद्योगिक रूप से आगे बढ़ जाएगा। और 2 साल के बाद फिर आप टैक्स लगाइए आराम से, राजस्थान को पूरे वर्षों तक टैक्स मिलेगा। तो टैक्स हॉलीडे सबसे बड़ी पॉलिसी है ताकि राजस्थान का उद्योग आगे बढ़ सके। टूरिज़्म जो बिना धुएं का उद्योग है उसके लिए सरकार का दृष्टिकोण बहुत कमज़ोर रहा है। आज एक पर्यटक आता है तो सवेरे से लेकर शाम तक 50 अलग अलग चीज़ों में पैसा इन्वेस्ट करता है और उसका लाभ राजस्थान की जनता को मिलता है। लेकिन पर्यटन उद्योग के प्रति सरकार की कोई
इसमें पॉलिसी में कोई विशेष दिखता नहीं कि इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। सोलर एनर्जी के बारे में भी मैंने पॉलिसी को बढ़ा। इस पॉलिसी में कहीं नहीं ये कहा गया है कि सरकार जो है लैंड बैंक बनाएगी, उनको लैंड अलॉट करेगी और किस किस तरीके से उनको, बल्कि ये कहा गया पानी पहुंचाने के लिए पानी तो पहुंचा देंगे, लेकिन पानी पहुंचाने का खर्चा उससे जो भी सोलर एनर्जी का उत्पादन करता होगा उससे लेंगे। तो कुल मिलाकर के इसमें एक डॉक्यूमेंट बना दिया गया है। इस डॉक्यूमेंट से राजस्थान की जनता का कोई भला होने वाला नहीं है। जहाँ तक मेरे से पूर्व उद्योग प्रकोष्ठ के माननीय महोदय ने जो बातें बताई कि पिछले वर्षों में इन्वेस्टमेंट आना बंद हो गया, मुझे लगता है कि इनको जानकारी नहीं है। हमारे बीकानेर में बीकाजी इंडस्ट्रीज जो है वन विंडो सर्विस के अंतर्गत मंजूरी 150 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट तो वहीं अकेले में आया है और इसके अलावा राजस्थान में हज़ारों करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट आया है। भानावत जी उसका पूरा आंकड़ा बता सकते हैं कि राजस्थान में कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट आया है। इन्वेस्टमेंट आने के लिए 2-3 चीज़ें चाहिए। एक तो एंटरप्रेन्योर को निश्चित रूप से वन विंडो सर्विस का पूरा लाभ मिलना चाहिए। ब्यूरोक्रेट्स का एटीट्यूड सही होना चाहिए, उसके व्यापारी के प्रति, उद्योगपति के प्रति व्यवहार अच्छा होना चाहिए और इसके साथ साथ उनको एक ही स्थान पर भूमि, भवन, पूंजी और सारे प्रकार के जो भी, अब इसमें पॉलिसी में लिखा है सोलर एनर्जी वाले में कि 15 दिन के अंदर अंदर उनको पर्यावरण की क्लीयरेंस मिल जाएगी। मैं समझता हूँ इसकी जगह ये लिख देते कि सोलर एनर्जी के जितने भी प्लांट राजस्थान में लगेंगे उसके लिए पर्यावरण क्लीयरेंस की कोई ज़रूरत ही नहीं होगी, क्योंकि वो पर्यावरण में कोई प्रदूषण करते ही नहीं है। तो केवल मात्र व्यापारियों को इधर उधर घुमाने की जगह पॉलिसी में विवेक से यदि ये निर्णय लेते तो इस प्रकार की बातें नहीं होती। यहाँ पे लूंगा एक छोटा सा ब्रेक के बाद पुनः आपसे मुखातिब होता हूँ। ब्रेक के बाद पुनः आप सभी का स्वागत है। मैं यहाँ पर आना चाहता हूँ, हमारे बीच में यहाँ पर ज्ञान प्रकाश जी बैठे हैं जो फिक्की से ताल्लुक़ रखते हैं। मैं ज्ञान प्रकाश जी से बात करना चाहता हूँ। सर, क्या लगता है आपको कि क्या ये जो पॉलिसी आई है वाकई में जिस तरीके से बात चल रही है और जिस तरीके से कहा जा रहा है 50%, 20%, 10% का जो गणित बना है, अब उस गणित के हिसाब से क्या निवेशक आएंगे? आई थिंक इन्वेस्टमेंट आना नहीं आना, एक तो सबसे बड़ी बात है कि हमारे यहाँ जो अभी इस समय मेजर इशू है वो लैंड के ऊपर है। लैंड अवेलेबल नहीं है और हमें देखना है कि राजस्थान के वेस्ट पार्ट पे जो हमारी लैंड अवेलेबल है हम वहाँ पर अभी कुछ नहीं सोच रहे। आज के दिन अगर हमारा सारा कॉन्सेंट्रेशन अगर भिवाड़ी या उस साइड पर ही रहेगा तो मेरे ख्याल से इन्वेस्टमेंट वहाँ पर भी चोक हो। ये कहीं रतन टाटा की मीटिंग का फल तो नहीं है? नहीं, देखिए सुनिए मेरी बात सुनिए। अभी रतन टाटा की फल की बात है या अंबानी जी का है या किसका है? मैं तो बहुत सारे एंगल से सोच सकता हूँ। आपके एंगल में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, बिकॉज आज के दिन हमारे स्टेट में इन्वेस्टमेंट आना एक बहुत ज़रूरी है। जो भी इन्वेस्टमेंट आ रहा है, अगर मैं इस पे चर्चा करूं तो मैं ये कहूँगा कि 2007 में जो रिसर्जन राजस्थान हुए उसमें 1,62,000 करोड़ के जो इन्वेस्टमेंट MOUs हुए थे उसके भी कई फ्रैक्टिफिकेशन उस पीरियड में 5 साल में हुए हैं और उसको कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने उसको सपोर्ट किया है। आज के दिन जब भी आप कोई चीज़ इन्वेस्टमेंट लाना चाहेंगे तो उसमें कोई ना कोई निदान तो लाना ही पड़ेगा और हम ये कह रहे हैं कि आज के दिन जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि हमारे को इंडस्ट्री को वेलकम करना की आदत आनी चाहिए और वो आने के लिए हमारे अपने परिवर्तन सिद्धांत को चेंज करना ज़रूरी है। हम ये बताना चाहेंगे, मेरा ये सोचना है कि RIPS में बहुत सी चीज़ों को समावित करने की कोशिश की गई है जो कि कुछ तो चल रही थी या कोई डिफंक्ट थी या जिसको नहीं किया गया। आज के दिन जब भी कोई पॉलिसी बनाई जाती है या कोई स्कीम बनाई जाती है तो उसमें ये ध्यान रखना चाहिए कि उसको आगे लाभान्वित करने के लिए अगर इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना है तो कहीं ना कहीं हमको आगे हाथ बढ़ा के आगे जाना पड़ेगा। तीसरी चीज़ ये है कि आज के साथ में समय में अगर आप देखें तो ज्वेलरी इसमें नहीं है, एग्री फूड प्रोसेसिंग नहीं है। तो अगर हमारी अपने स्टेट में देखें तो these 2 sectors are very important sector. Tourism is one which has been taken care, but still
there is a much more thing which was required, and we had put up a suggestion which was required to be attended. खनन थोड़ी ना है इसमें, खनन भी है क्या इसमें? खनन नहीं है शायद, खनन भी नहीं है, बिल्कुल सही कह रहे जबकि हैं। खनन बहुत सीमेंट बड़ा वगैरह पार्ट नहीं है, जो खनन रेवेन्यू की का बात बहुत है, बड़ा वो भी पार्ट है नहीं। राजस्थान तो आज के दिन अगर हमारे थ्रस्ट एरिया को ही गिन ले अगर हम, हम्म। तो हमारे थ्रस्ट एरिया में टेक्सटाइल चली, वो थोड़ा उन्होंने टच किया है। हमारे मैन्युफैक्चरिंग एरिया तो मेन रहेगा ही, उसमें चाहे कुछ भी ले ले, चाहे ऑटोमोबाइल ले ले या कोई भी ले ले, इलेक्ट्रॉनिक ले ले, वो मैन्युफैक्चरिंग में आ जाता है, तो उसको मान लेते हैं। एमएसएमई को टच किया है, जो कि मेरे ख्याल से बहुत दिनों से नहीं टच किया गया था, विच इज़ इम्पॉर्टेंट। एंड आज के दिन इंडस्ट्री चलने के लिए अगर हम ये जानना चाहें कि एमएसएमई के बिना हमारी कोई भी इंडस्ट्री नहीं चल सकती, जितनी भी बड़ी इंडस्ट्री आएगी उसके लिए एंसिलरी यूनिट आना जरूरी है, और वो एंसिलरी यूनिट का मतलब ही है कि एमएसएमई को सपोर्ट देना। तो आई थिंक अगर वो उस पर सोचा गया है तो वो गलत नहीं है, बट अभी भी मेरे ख्याल से इस पे पुनः विचार करने की ज़रूरत है कि हम और आगे बढ़कर किस तरह से इसकी नीति को जो एग्जीक्यूशन के लेवल पर, किस लेवल पे इसको आगे बढ़कर हम अपनी इंडस्ट्री को वेलकम करें। जहाँ सोचता हूँ कांग्रेस और बीजेपी सरकार की जब बात करते हैं हम, तो मैंने जब पिछले रिकॉर्ड में उठा के देखता हूँ तो कांग्रेस सरकार हरदम इन सारी चीज़ों से थोड़ा सा अलहदा रही है, कहीं ना कहीं बात करने, और जहाँ जहाँ बीजेपी सरकार की बात आती है वहाँ बड़े बड़े शोज़, बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े तरह से बाहर से प्रवासी भारतीयों को बुलाना, बड़े करोड़ों रुपए खर्च करना, और उसके बाद इन्वेस्टमेंट के चीज़ों पे बात करना, परंतु उसके प्रतिफल कहीं तक आने की कोशिश नहीं हो रही, कहीं से कहीं तक बात नहीं आ रही। जिस तरीके से ये पॉलिसी आई है, क्या आपको लगता है कि वाकई में कलकत्ता का बैठा हुआ एक इन्वेस्टर राजस्थान में आके बात करेगा, और राजस्थानी होने के नाते भी वो आने की कोशिश नहीं कर रहा? हमारा तो ये सोचना है कि इंडस्ट्री को पॉलिटिसाइजेशन की साइड पे नहीं जाना चाहिए, और हमारा अपना सोचना है कि गवर्नमेंट का रुझान एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और उस चक्कर में मैं ये कहना चाहूँगा कि इन्वेस्टमेंट की अगर मैं किसी भी पीछे की और आगे की गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, आज के दिन जो भी हो रहा था या जो हुआ था वो भी अच्छा हुआ, और आगे और अच्छा करने की बात हमको सोचनी चाहिए, क्योंकि हमको आज के पॉजिटिव सोचने की जरूरत है, नेगेटिव सोचने की जरूरत नहीं, है। हम और आप तो हमारे सोच रहे हैं। स्टेट में नहीं हमारे स्टेट में निवेश की बहुत जरूरत है, क्योंकि आज के दिन आप ये समझिए, कोई भी अगर हम बात करें, जब इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, तो हम आज के दिन कोई भी ले लें, बिना इंडस्ट्री के हमारी कोई भी कुछ भी ग्रोथ नहीं है, और ना ही हम एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं, ना ही हम एजुकेशन को ले सकते हैं। एजुकेशन देंगे तो लोग बाहर जाएंगे, बाहर जाके क्या करेंगे? आज के दिन आप जहाँ भी करेंगे, पीपीपी मॉड्यूल की जब हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं पर हमको आगे जॉइंट वेंचर्स या हमारे जो जॉइंट वेंचरिंग जो तरीके हैं उनको आगे लाना पड़ेगा। आपको नहीं लगता कि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में कुछ चेंज होना चाहिए? जो बाबू समाज है, जिस तरीके से जिसमें आप कोई भी छोटी छोटी चीज़ों को लेकर रोज फाइलों के लिए रगड़ रहे हैं, जो इन सारी चीज़ों को नए निवेश इन्वेस्टमेंट के लिए पहले इन डिपार्टमेंट को भी सुधारना जरूरी है, आपको लगता है? मैंने आपसे कहा ना कि सिस्टम के ऊपर अगर आप देखें, जब यहाँ पर एक मेजर इशू है कि फाइल चलती है तो बाबू चलाता है, वो तो ख़त्म होना ही चाहिए, और जब तक वो नहीं खत्म होगा तो काम नहीं होगा। बेसिकली क्या है, कॉन्सेप्ट जो है वो तो अधिकारी लोग समझते हैं, उस कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंटेशन भी अगर वो टिप्पणियों में फाइल फंस जाती है, टिप्पणियों में उसको तो समझाना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो, चाहे वो सिंगल विंडो के माध्यम से करे, चाहे वो अपने तहत पर करे, ये इंपॉर्टेंट है इंडस्ट्री के सब। शारदा साहब के पास आना चाहता हूँ, इनके शारदा साहब बैठे हमारे बीच में, मैं उन तक आना चाहता हूँ। क्या लगता है सर, ये जो 50% की छूट, 20% की छूट, 30% की छूट, बहुत अच्छा सा एक बैनर आया है, और उस बैनर पे अच्छा लग रहा है, व्यापारी वर्ग को भी अच्छा लग रहा है, क्या लगता है आपको कि निवेशक आएंगे? हमें लगा कि कुछ इतना टाइम ले रही है तो कुछ समथिंग विल बी न्यू एंड समथिंग विल बी बेस्ट ड्रास्टिकली चेंजेस। जब हमने पॉलिसी को देखा तो इसमें ऐसा हमको कुछ लगा नहीं नई चीज़। वही अपन बात करें तो 30% इन्वेस्टमेंट सब्सिडी पहले भी थी, आज भी है। 20% एम्प्लॉयमेंट जनरेशन सब्सिडी पहले भी थी, आज भी है। 50% इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी पे छूट पहले भी थी, आज भी है। वही चीज़ें हैं। 50% मंडी टैक्स में छूट दे रहे हैं, पहले भी थी। स्टाम्प ड्यूटी में भी 50% की पहले थी, आज भी है। तो ये सब चीज़ें वही है जो रिप्स 2010 में थी। आपके हिसाब से क्या डब्बे की पैकिंग चेंज हुई है? बस मेरा मानना ये है कि ये जो इन्होंने किया है, जैसे आज 10 साल पहले आपने मकान बनाया और आज आप दोबारा बनाते हो तो नेचुरली आपको मकान में नई चीजें देखने को मिलेगी। बस शैंडिलियर चेंज कर लिए, बाहर के कर दिया, बाकी सब कुछ लगा नहीं। लेकिन अब इन्होंने कुछ थर्ड सेक्टर कुछ चुने हैं कि सिरामिक्स है, डेयरी है, इलेक्ट्रिसिटी है, और कुछ ये एक इन्होंने आपके जो पावर लूम और टेक्सटाइल को जरूर इन्होंने बहुत अच्छा एडवांटेज दिया है, और मेरे ख्याल से उनको बहुत अच्छा बेनिफिट होगा। तो ये सब इन्होंने किया है, बाकी कोई नई चीज़ नहीं है। लेकिन अब एक जो मोटी बात पे अपन आते हैं कि एग्जैक्टली एंटरप्रेन्योर को क्या चाहिए,
तो जो मेरा मानना है कि आपको मैं याद दिला दूं कि मोदी जी ने भी एक बार कहा था एक भाषण में कि इंटरप्रेन्योर जो है वो उसको प्रॉफिट नहीं चाहिए अभी तुरंत, उसको एक तो अपना इन्वेस्टमेंट सेफ हो उसका, वो ये नहीं चाहता कि मेरे को प्रॉफिट मिले। तो ये जो आप इंसेंटिव दे रहे हो, इट मे बी ए 1 पॉइंट ऑफ फॉर द इंडस्ट्रियलिस्ट, बट इट कैन नॉट बी ए सोल पॉइंट। सो आप ये मानो कि जो इंसेंटिव है ये इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा अट्रैक्शन नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, अब इन्वेस्टर को क्या चाहिए, जो एंटरप्रेन्योर है उसको क्या चाहिए? मेरा मानना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें, जिसमें रोड बनाएं, कम्युनिकेशन की फैसिलिटी दें, आप स्किल लेबर दें, जहाँ पे वो आदमी इंडस्ट्री लगा रहा है उसको ये पता होना चाहिए कि उसके आसपास में स्किल लेबर उसको मिल जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी उसको मिल जाएगी, उसको आसपास में टाउन मिल जाएगा, छोटी मोटी चीज़ खरीदनी है तो उसको पता है कि मैं दूर नहीं भागना पड़ेगा। प्लस उसके जो आदमी रह रहे हैं उनको बच्चों के लिए अच्छी स्कूल मिल जाए, वहाँ पे उसको हॉस्पिटल मिल जाए। यदि ये चीज़ें मिलेगी तो ये इंसेंटिव बहुत छोटी चीज़ है और इंडस्ट्रियलिस्ट अपने आप आएंगे। तो ये इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, बेसिक नीड की पूरी पूर्ति हो जानी चाहिए। अब एक है कि अपन इसमें बात करें कि इन्होंने वेट और CST में आप 50% 30% की बात कर रहे हो, ये 50% 30% नहीं है। ये क्या है कि इन्होंने लाइन तोड़ी, जो पहले भी रिप्स जो 2010 में भी ये थी कि जो वेट पेएबल है उसका ये 30% दे रहे हैं। तो वेट पेएबल का मतलब ये होता है अतुल जी कि आपका आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स, जो नेट टैक्स पेएबल होता है खाली उसका 30% दे रहे हैं, जो कि पहले गवर्नमेंट भी ये कर रही थी। अब मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ कि एक आदमी 1 लाख रुपए का माल सेल करता है, 14% की टैक्स रेट है, तो उसके 14,000 रुपये आउटपुट टैक्स बनता है। उस माल की कॉस्ट है 70,000 रुपये और 70,000 रुपये वो इनपुट टैक्स सेलर को दे चुका होता है, करीब 9,800 रुपये, 10,000 रुपये मान लो, राउंड में कर लो आप, तो उसको 4,000 रुपये टैक्स पे करना है। तो 4,000 रुपये 30% यानी कि 1,200 रुपये की उसको गवर्नमेंट छूट दे रही है। अब आप इसको इस तरह से लो कि यदि वो आदमी ये जो रॉ मटेरियल है राजस्थान के बाहर से परचेज करे तो उसको ये जो आउटपुट टैक्स बनेगा 14,000 रुपये, और उसको क्योंकि 1% और या 2% CST देनी है, तो 2% CST देने के बाद में 70,000 रुपये की कॉस्ट माने तो 1,400 रुपये खाली CST उसको देनी है, और उसके बाद में 14,000 माइनस 1,400, उसको जो 12,000 रुपये बचेगा उस पर 30% 3,600 रुपये होते हैं। तो आप 3,600 रुपये, अब क्या आदमी क्या करेगा, वो 3,600 रुपये का लाभ लेने के लिए माल बाहर से परचेज करेगा, राजस्थान से परचेज नहीं करा। इससे नुकसान क्या होगा अपने को कि जो एंसेलरी यूनिट है, जो एक मैन्युफैक्चरर्स के साथ में एंसेलरी यूनिट डेवलप होती है, वो सब खत्म हो जाएगी, क्योंकि आदमी सोचेगा यार मैं इससे क्यों लूँ, मेरे को फ़ायदा तो राजस्थान के बाहर से परचेज करने में हो रहा है। तो एंसेलरी यूनिट खत्म, जो बड़े यूनिटें लगेगी उसके साथ जो एंसेलरी यूनिटें लगी थी वो खत्म हो जाएगी, एक तो ये नुकसान होगा। एम्प्लॉय जनरेशन सब्सिडी की बात करें अपन, उसमें इन्होंने राइडर्स लगा दिए कि एक आदमी को 25,000 रुपये पर पर्सन पर एनम से ज़्यादा नहीं मिलेगा, ठीक है। उसके लिए कंडीशन क्या लगा दी, आप PF में रजिस्ट्रेशन लो, ESI में रजिस्ट्रेशन लो। मैं मेरा एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि मैं अभी रिप्स 2010 है उसमें भी यही प्रोविज़न है, ESI PF में रजिस्ट्रेशन कराओ, ये कराओ। तो हमने क्लाइंट को सलाह दी कि यार आप ये सब्सिडी ले लो, इन्वेस्टमेंट जो जनरेशन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन सब्सिडी है, क्यों नहीं ले लेते हो। तो मैंने कहा आप इसमें रजिस्ट्रेशन करा लो। तो रजिस्ट्रेशन के नाम से बाहर चला गया, नहीं यार मेरे को नहीं चाहिए, क्योंकि 2 तो डिपार्टमेंट लग जाएंगे नए, वो नहीं चाहता कि 2 डिपार्टमेंट नए लग जाए, प्लस उसमें टैक्स देना पड़ेगा आपको। एम्प्लॉय मतलब ये फैक्ट है कि जो बिजनेसमैन है वो प्रॉफिट देखता है कि मेरे को कितना प्रॉफिट मिल रहा है, तो वो देख रहा है कि यार 12% में PF दूंगा इसको, प्लस 5% 5% ESI दूंगा, तो 70% तो मेरा ये गया, तो मेरे को मिलेगा क्या, उल्टा जेब से और देना पड़ेगा। तो वो फिर बाहर हो जाता है, वो मतलब चाहता ही नहीं है कि इस तरह से झमेले में पड़े। तो ये भी जो आपको जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन सब्सिडी की बात है, इसके राइडर पे जाओगे ना तो ये कोई बेनिफिशियल नहीं है। अब आओ इंटरेस्ट सब्सिडी की बात करो। इंटरेस्ट सब्सिडी एक तो बहुत कम सेक्टर दी, शायद मेरे ख्याल टेक्सटाइल को ही दी है इन्होंने, क्योंकि हमारा मानना है इंटरेस्ट सब्सिडी सब यूनिट को देनी चाहिए थी इन्होंने, लेकिन नहीं दी इन्होंने। उसमें भी इन्होंने क्या राइडर डाल दिए कि खाली प्लांट है मशीनरी पहले जो लोन लोगे उसी पे इंटरेस्ट सब्सिडी मिलेगी, तो बिल्डिंग भी बनाएगा वो, और भी उसको कंप्यूटर भी खरीदेगा, ऑफिस इक्विपमेंट भी खरीदेगा, वर्किंग कैपिटल के लिए भी लोन लेगा, उसमें सब्सिडी नहीं है, तो कितना सा फर्क पड़ेगा इंटरेस्ट सब्सिडी का। तो ये भी कोई बहुत अच्छा बेनिफिट उनको नहीं दे रहे। अब आ जाओ अपने बात करते हैं इसकी। एक बहुत अच्छी चीज़ इसमें हुई है कि एक तो इन्होंने जो E-गवर्नेंस चालू किया है कि सब चीज़ ऑनलाइन होगी आने वाले टाइम में। तो ये जैसे आप बता रहे थे कि बाबुओं के चक्कर काटना, तो आप अपने ऑफिस में बैठे चैम्बर प्रैक्टिस हो जाएगी कि चैम्बर में बैठे बैठे आप एप्लीकेशन लगाओ, आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। गवर्नेंस की बात ठीक है, परंतु अभी तक कितनी सक्सेस है वो भी देखने को मिली है। एक चीज़ और मैं आपको बताऊँ साहब,
एक चीज़ और बता दूं मैं, सर्विस इंडस्ट्रीज़ को भी इन्होंने दी है, जो हालांकि पहले भी थी। सर्विस इंडस्ट्री का 50% ऑफ वेट जो है वो आपको प्लांट एंड मशीनरी पे। अब आप मेरे को बताओ कि सर्विस सेक्टर में प्लांट एंड मशीनरी कौन सी होती है? तो इस तरह से देखते हुए जो हम सोच रहे थे कि अब जो लास्ट जो रिप्स जो फेल हुई थी उसके बाद में कुछ नई चीज़ आएगी, तो ऐसी कोई नई चीज़ देखने को नहीं मिली, उसी को कुछ मॉडिफाई करके कुछ नई चीज़ करके इन्होंने दे दिया। तो आई एम नॉट सेटिस्फाइड वेरी मच विद दिस रिप्स। मैं केवल एक जो साड़ा साहब ने कहा, देखिए एक तो पीएफ और ईएसआई की जो उन्होंने बात कही है, कोई भी पॉलिसी सरकार की मजदूरों का या कर्मचारियों के शोषण का माध्यम नहीं बनना चाहिए। और ये जो किया बहुत मैं तो स्वागत करता हूँ इसका, कि जो लोग हैं अधिकांशतः अभी तक शोषण होता है लोगों का, कर्मचारियों का, तो पीएफ और ईएसआई तो होना ही चाहिए। देखिए हम देश में रहते 90% लोग आज अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, नहीं उनके ऊपर नहीं, ये एक सामान्यतः 500 लोग काम कर रहे हो, 10 लोग बता करके हम कहते हैं कि इस इंडस्ट्री में पीएफ और ईएसआई से बच जाएगा, तो वो तो मेरे ख्याल उसमें मेरा विमत है। दूसरी बात मैं कहना चाह रहा था, ये सारी पहले की रिप्स पॉलिसी हो चाहे अभी की हो, एक समस्या है इसके अंदर, ये सारी की सारी वित्त विभाग द्वारा बनाई जाती है। होना यह चाहिए कि निवेश नीति का प्रोत्साहन को अगर हमें बढ़ावा देना है तो ये या तो उद्योग विभाग या जो ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट वो बनाए। ये सारी पॉलिसी जो फाइनेंस डिपार्टमेंट बनाता है तो ये देखता है कि हमें उनको इससे मतलब नहीं कि निवेश कितना आ रहा है, उनको इससे मतलब है कि मेरे टैक्स की कोई नुकसान तो नहीं हो रहा है। जैसा अभी साड़ा साहब कह रहे हैं, हर चीज़ में इतने सारे देने के बाद भी राइडर इस प्रकार से लगाते हैं काउंटर चेक्स, तो असलियत में फ़ायदा होने के बजाय खाली वो कागजों में होकर रह जाता है। तो ये तो इसलिए मतलब होना ये चाहिए कि जो पॉलिसीज़ बने उसमें अपर हैंड इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट का हो, न कि फाइनेंस डिपार्टमेंट का, तो शायद अधिक फायदा हो सकता है। लूँगा एक ब्रेक के बाद पुनः आपसे मुखातिब होता हूँ। ब्रेक के बाद पुनः आप सभी का स्वागत है। अलका जी, क्या लगता है महिला उद्यमियों के लिए कोई विशेष छूट नहीं है इस नई पॉलिसी में, अगर कोई महिला उद्यमी बाहर से आना चाहती हैं? मुझे नहीं लगता है कि इसमें कुछ विशेष छूट मिली है महिला उद्यमी को। हमने, आपको याद होगा तो कुछ महीने पहले जनमंच के माध्यम से हमने बातचीत भी की थी और हमने एक रिक्वेस्ट और सजेशन भी रखा था कि जैसे SEZ है, महिंद्रा SEZ है, ऐसे एक वुमेन इकोनॉमिक जोन होना चाहिए जिसमें स्पेशली महिलाओं को, उद्यमियों को अपना उद्योग या एंटरप्राइज लगाने के लिए एक ही जगह पे सारी सुविधाएं मिलें। ऐसा कुछ नहीं है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर परसेंटेज बेस में देखा जाए तो उसमें भी उन लोगों ने ऐसा कुछ हम लोगों को वो नहीं दिया है। और जो थोड़ी बहुत चीज़ें हैं, मुझे अभी हमने मेक इन इंडिया जो अपने प्राइम मिनिस्टर साहब ने लॉन्च किया था, जिसको देख के काफ़ी आशाएँ बंधी थी हमें कि बाहर से अगर इन्वेस्टमेंट इंडिया में मंगा रहे हैं तो राजस्थान के अंदर भी अगर ऐसा कुछ होता तो अच्छा था। काफ़ी आशाएं, हमको विश्वास आ रहा था। और मैंने भी कुछ एक इन्वेस्ट नॉर्थ करके सेमिनार था दिल्ली में, वो अटेंड किया था जहाँ पे ऑल ओवर नॉर्थ से आए थे, तो वहाँ सारे उद्यमी भी थे। तो उद्यमी का ज़्यादा रुझान अभी भी हरियाणा, पंजाब और गुजरात की तरफ है। राजस्थान की तरफ इन्वेस्ट करने के लिए लोगों का फिर भी अभी कम वो है। शायद हम लोग उनको इतना सहूलियत या वो नहीं दे पा रहे हैं। दूसरी चीज़, जैसा कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपने मेक इन इंडिया में बोला था कि 25 डेज़ में अगर हमको सब चीज़ों की क्लियरेंस मिल जाए, जो लेंदी प्रोसेस होता है, इफ़ यू मेक अ प्रोजेक्ट और आप उसको क्लियर कराते आप सेंक्शंस लेते ग्रांट्स मतलब लेते आपको जब महीने 6 महीने निकल जाते हैं तो उसकी वो डाइल्यूट हो जाता है पूरा का पूरा। तो ये जो प्रोसेस है इसको शॉर्टन करना बहुत ज़रूरी है टू इन्वाइट इन्वेस्टर्स इन राजस्थान टू इन्वेस्ट। एंड जैसा कि ज्ञान प्रकाश जी ने भी बोला कि MSME सेक्टर को बहुत ज़्यादा एंसिलरी यूनिट को हमको काफ़ी प्रोत्साहन देने की ज़रूरत है। उस केस में भी मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन की बात है। जैसे मैंने कहा था, महिला उद्यमियों के लिए अगर टैक्स हॉलीडेज़ हम करें और उनको इनवाइट करें, कुटीर उद्योगों, लघु उद्योगों, इसमें वैसे हमने मिल्क इंडस्ट्री के लिए कुछ प्रोविज़न दिए हैं। अगर इस तरह से कुछ करें, डेयरी उद्योग को प्रोत्साहन दें, तो लगता है कि कुछ फ़र्क पड़ेगा। बट अभी तक इतना कुछ इम्प्रेसिव नहीं है। कंपैरेटिव अगर देखें पुरानी पॉलिसी और इस पॉलिसी में, तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट नज़र नहीं आता है। कैलाश खंडेलवाल जी, टूरिज्म सेक्टर से हैं आप, 40 से हैं, ताल्लुक़ रखते हैं, क्या लगता है आपको कि टूरिज्म इंडस्ट्री को जिस तरीके से रखा गया है, तो राजस्थान की टूरिज्म इंडस्ट्री को डेवलपमेंट करने के लिए बाहर के निवेश हैं? इसमें पर्यटन से संबंधित कुछ भी घोषणा नहीं की गई है। लिहाजा पर्यटन के बारे में ना बात करते हुए मैं ट्रेड एंड इंडस्ट्री की ओर से ये कहना चाहूँगा, स्वागत करना चाहूँगा इस घोषणा का, इस नीति का। अच्छी नीति है, परंतु इसमें साइमल्टेनियसली कुछ और सब्जेक्ट्स को कवर किया जा सकता था। जैसे कि अगर हम सोलर हब हैं, राजस्थान सोलर का सबसे बड़ा उत्पादन केंद्र अगर है, तो उसमें कहीं ना कहीं रोजगार से इसको जोड़ा जा सकता था। कहीं ना कहीं महानरेगा योजना जो है सरकार की, केंद्र सरकार की, उससे सोलर को लिंक करते तो लोगों को रोजगार मिलता और हमारे यहाँ पर सोलर का उत्पादन बढ़ता।
इसी तरह सोलर में अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर सकें, गवर्नमेंट कुछ कंसेशंस दे जिसमें सोलर पैनल्स, सोलर यूनिट्स लगाने की यूनिट हमारे यहाँ पर लगे। आज की तारीख में ट्रेड और इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा परेशान है चाइना से। हर क्षेत्र में चाइना, भले ही ऑटोमोबाइल सेक्टर हो, भले ही कोई भी सेक्टर हो, हर जगह इलेक्ट्रिक हो, सब जगह। इवन गणेश जी भी अब चाइना से आने लगे हैं और लक्ष्मी गणेश भी अब चाइना से आने लगे हैं। तो सभी लोग चाइना के माल से परेशान हैं। हमारे अगर इस जो पॉलिसी अनाउंस हुई है उसमें कहीं ना कहीं हम चाइना से कैसे, तो क्या अमेरिका भी परेशान है सर चाइना के? हाँ, तो हम कैसे कम्पीट करें, कैसे चाइना के प्रोडक्ट को हम कम्पीट कर सकें, कैसे कॉम्पिटिटिव में आ सके हमारे उत्पादों में, उसके बारे में कहीं कुछ प्रयास किए जाते तो और अच्छा होता। सोलर के क्षेत्र में मैं ये भी कहना चाहूँगा, सरकार की मंशा अच्छी है, परंतु उसमें कहीं ना कहीं कोई लैंड बैंक क्रिएट करने की आवश्यकता है। सोलर के लिए अगर मैं लैंड ज़मीन खरीद करके अगर मैं सोलर पैनल या सोलर स्टेशन लगाऊंगा तो मैं कमर्शियली वायबल नहीं आऊँगा। सरकार कहीं ना कहीं उसके लिए लैंड बैंक क्रिएट करे। जैसे सरकार ने कहा कि एग्रीकल्चर लैंड पर अगर सोलर का मैं यूनिट लगाऊंगा तो मुझे कोई कन्वर्जन नहीं देना पड़ेगा। अगर एग्रीकल्चर लैंड पर अगर मैं सोलर पैनल लगाऊंगा तो खेती कहाँ करूँगा, और अगर खेती होती ही नहीं है तो उसे एग्रीकल्चर लैंड क्यों कहा गया? सवाल ये है, अगर खेती होती ही नहीं है तो उसे क्यों एग्रीकल्चर लैंड कहा गया? बेहतर होता इसके बजाय जो गोचर भूमि है हमारी, उस पर सरकार कुछ बोलती कि हम प्राइवेट एंटरप्रेन्योर को ज़मीन आवंटन करेंगे और उस ज़मीन के एवज में प्राइवेट एंटरप्रेन्योर उससे कम से कम 10% भूमि पर चारा उत्पादन करेगा और आसपास के किसानों को, गोचर वालों को, गौशाला वालों को निःशुल्क प्रोवाइड करेगा। तो अच्छा होता, सोलर नीति और अच्छी होती। जहाँ तक बात बची सरकार की मंशा अच्छी है। ऐसा लगता है कि सरकार ठीक दिशा में जा रही है। अभी तक 2 व्हील ड्राइव गाड़ी चल रही थी, मोदी जी और वसुंधरा जी की जोड़ी 4 व्हील ड्राइव जैसी होने की उम्मीद है। 4 व्हील ड्राइव गाड़ी हमारी हो जाएगी। लास्ट बट नॉट लीस्ट मुझे कहना है कि सरकार ने ये दोनों जो नीतियाँ घोषित की है उसमें शायद व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल को पहले बुलाया नहीं गया। मेरा ये निवेदन है, जब पर्यटन नीति घोषित की जाए, अभी क्योंकि 3 सप्ताह का समय है, पर्यटन व्यवसायियों को, पर्यटन से रिलेटेड जो भी कंसर्न पार्टीज़ हैं उनको बुलाया जाए, उनकी बातें सुनी जाए और उसके बाद में पर्यटन नीति की घोषणा की जाए तो अच्छा होगा। मैं कमल कोठारी जी के पास आ जाता हूँ, कोषाध्यक्ष ज्वेलर्स एसोसिएशन से हमारे बीच बैठे हैं। सरकार से उम्मीदें तो बहुत है हमें भी, पर इस पूरी उद्योग नीति में रत्न और आभूषण को कहीं भी सम्मिलित नहीं किया गया। ये हमारे लिए ज़रूर आश्चर्य का विषय रहा, परंतु हो सकता है कि जैसे टूरिज़्म की कोई अलग से सरकार नीति घोषणा कर रही है, रत्न और आभूषण के लिए भी कोई अलग से सरकार की घोषणा है तो इस पूरे ट्रेड को काफ़ी राहत मिलेगी। इस ट्रेड में बेसिकली अब तक ऐसा माना जाता रहा है कि रत्न और आभूषण एक विलासिता की वस्तु है और ये पैसे वालों का काम है, जबकि वास्तविकता ये है कि जो इसको यूज करने वाले हैं वो तो पैसे वाले हैं, पर जो हम लोग व्यापार कर रहे हैं, सोना हम बाहर से खरीदते हैं, हीरा हम बाहर से खरीदते हैं, हम उसकी ज्वेलरी बनाते हैं और फिर हम उन विलासिता वाले लोगों को देते हैं। तो सरकार को हम लोग यहाँ केवल रोजगार दे रहे हैं, हम लोग एक केवल इंटरमीडिएटरी एजेंसी है उसको कन्वर्ट करने की। तो हम लोग कोई विलासिता से खुद जुड़े हुए नहीं है, पर विलासिता की वस्तु आपके नीचे जो लोग बना रहे हैं वो तो सब हाँ, तो और इसमें लगभग ये समझिए आप कि 2 लाख लोग ऐसे हैं जो इस व्यापार से जुड़े हुए हैं और रोजगार प्रदान कर रहे हैं। सरकार से हमें इस विषय में सबसे ज़्यादा जो आवश्यकता है, एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की, कि चाहे वो कन्वेंशन सेंटर हो, चाहे जैम्बूर्स का सवाल हो जो हम सालों से उठा रहे हैं, चाहे वो हमारे वैट का सवाल हो जो पिछले हमारे शेखावत साहब ने हमें बिल्कुल एक ऐसा कर दिया था कि एक आसान 1 विंडो काम के एक बार जमा कराते रहे उस सिस्टम से। इस पिछली सरकार ने इसको वापस बदलाव पे लाया और वो वापस उनको टैक्स को सेल्स से जोड़ दिया, जबकि पहले वो ईयरली हुआ करती थी। तो हमें उम्मीद थी कि इस बार सरकार वापस इसको ईयरली जैसी शेखावत साहब की सरकार ने किया वो ही कन्वर्ट करेगी, पर शायद ऐसा कुछ रहा नहीं या उनसे अनछुआ ही रहा। और दूसरा एक जैम्बूर्स का सवाल था हमारे यहाँ पे। तीसरा, यद्यपि ये राज्य सरकार का विषय नहीं है, पर क्योंकि जैसा भाई साहब ने कहा, कैलाश जी ने, कि ये 4 व्हील ड्राइव है वसुंधरा जी और मोदी जी की, तो हमारे को यहाँ पर एक इंटरनेशनल फ्लाइट्स की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि ये सारा विदेश का व्यापार है। 1800 करोड़ का सालाना निर्यात बिना किसी सरकारी सहायता के हम लोग यहाँ से कर रहे हैं, पर लोगों को बाहर भी जाना पड़ता है, एग्जीबिशंस भी होती है, ऑर्डर्स के लिए भी जाना पड़ता है। तो अगर सरकार जयपुर से कोई इंटरनेशनल फ़्लाइट
हांगकांग बैंकॉक के लिए चालू करवा देती या कोई वेस्ट कंट्रीज के लिए चालू करवा देती तो इससे लोगों को काफ़ी राहत प्रदान मिलती। नहीं, सरकार ये इंतजार कर रही है कि आप खुद ही अपने हिसाब से कुछ नई फ्लाइटें क्योंकि सारे बिजनेस तो आप खुद पर्सनली कर ही रहे हैं, ज्वेलर्स अपने सरकार से तो कुछ मांग नहीं रहे, तो वो सरकारों को भी ये लग रहा है कि आप कुछ चालू करवा लेंगे। सरकार से मांग तो बहुत रहे हैं पर सरकार अभी ध्यान नहीं दे रही है। हो सकता है कि इस पे अब इसकी कोई अलग से नीति घोषणा करके और सरकार हमारे को एक विशेष ध्यान रखे। अच्छा, साथ में क्या हो रहा है कि जो सरकारी एजेंसीज हैं सरकार को उस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है कि आज जैसे हम बम्बई या दिल्ली से एक्सपोर्ट लगाते हैं तो हमको कुछ भी चार्ज नहीं देना पड़ता। यहाँ पे राशि को जो सरकार की संस्था है वो उल्टा 7,000 रुपये पर पार्सल ले रही है, जबकि बम्बई में इसी काम के कोई पैसे नहीं लग रहे हैं, दिल्ली में कोई पैसे नहीं लग रहे हैं। तो सरकार से तो हम यही निवेदन करेंगे कि वो मैक्सिमम हेल्प करे। दुग्गल साहब, कुल मिला के सरकार ने ऐसी कोई भी नई चीज़ नहीं दी, क्योंकि नई सरकार आई थी, नई आशा के साथ आई थी और एक बहुत बड़े बहुमत के साथ जनता ने इस सरकार पे आशा किया था कि नई सरकार कोई उद्योग के लिए, व्यापार के लिए, बेरोजगारी को मिटाने के लिए, क्योंकि मोदी जी का और वसुंधरा जी का एक ही नारा था, महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार। मुझे लगता है कि महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार इस उद्योग नीति से तो किसी भी तरह दूर होने वाला है नहीं, क्योंकि जब तक नया इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा। आप देखिए कि मैं सरना डूंगर इंडस्ट्रियल एरिया में खुद एक उद्योगपति हूं, वहां पे न्यू कनेक्शन के लिए नई फाइल लग नहीं पा रही, लोड दे नहीं पा रहे। आप जो उद्योग चल रहे हैं आप उन्हीं को पूर्ति नहीं पूरा कर पा रहे। अब नए उद्योगों को लाने की किस हिसाब से सोच रहे हैं? तो मेरा सरकार से तो यही मांग है कि जो पहले मेरे भाइयों ने बात की है, बिल्कुल सही की, कि जो उद्योग धंधे पहले चल रहे हैं कम से कम आप उनकी तो पूर्ति कीजिए। वो तो बेचारे बिजली, पानी, सब चीज़ों के लिए, पोल्यूशन, सब चीज़ों के लिए तरस रहे हैं। सिंगल विंडो का नाम लिया जा रहा है, आप देखिए सिंगल विंडो में अधिकारी काम तक नहीं करते। तो कम से कम आने वाले टाइम में मैं यही सरकार से आशा करूंगा कि सरकार, वेट में भी सरकार ने बहुत कम किया, 100% रिबेट देनी चाहिए थी। एक नई इंडस्ट्री आती है उसको 2 साल से 3 साल तो लगने में, स्टेब्लिश होने में लगते हैं। बिल्डिंग बनती है, फैक्ट्री की मशीनरी आती है, आप सरकार कुछ देगी नहीं तो न्यू इन्वेस्टमेंट कैसे आएगा? और राजस्थानी जो हमारे बाहर बड़े बड़े उद्योग धंधे चला रहे हैं, चाहे वो बम्बई में हो चाहे वेस्ट बंगाल में हो, मैं जब भी वो आएंगे, जब आप उनको प्रॉपर एक प्लेटफॉर्म देंगे, प्लेटफॉर्म के अलावा उनको एक स्पेशल चीज़ देंगे जो और स्टेट में नहीं मिल रही, तो मेरी तो सरकार से मांग है कि 100% वेट में इनको रियायत मिलनी चाहिए। जितेंद्र चुग साहब बैठे हैं, लघु उद्योग विश्वकर्मा इकाई से आप ताल्लुक़ रखते हैं। क्या लगता है आपको कि जिस तरीके से बातें हो रही है, जिस तरीके से नई पॉलिसीज़ आई हैं, उन पॉलिसीज़ में बहुत सारी चीज़ें अच्छी भी हैं और बहुत सारी चीज़ें कहीं हिडन एजेंडा के बीच में हैं? क्या लगता है आपको कि आने वाली पॉलिसीज़ में नए निवेश बढ़ेंगे? नहीं, अभी जो परिचर्चा हुई है हमारी, इसमें काफ़ी सारी बातें खुल के आई हैं। सबसे ज़रूरी बात है, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग उद्यमी है वो आपका ब्रांड एम्बेसडर है। अगर वो खुश है, वो आपकी एडवर्टाइजमेंट करेगा, माउथ पब्लिसिटी करेगा, तो बहुत सारी इन्वेस्टमेंट आने की आशा है और रोज़गार पैदा होने का आशा है। देखिए, सरकारें कोई भी हों, इससे पूर्व सरकार थी, उन्होंने भी अच्छा काम किया, अच्छी पॉलिसी लाए। ये वाली सरकार, इन्होंने भी बहुत अच्छा, आप देखेंगे लिखित में तो सब कुछ बहुत अच्छा है, पूरे प्रावधान किए गए हैं, इन्वेस्टमेंट कैसे आए उसका किया गया है, रोज़गार को बढ़ावा मिले, सब्सिडीज़ दी हैं, परंतु ये लागू प्रशासन में नहीं होता है। जो प्रशासनिक कमी रह जाती है वो इनको पूरी तरह लागू नहीं कर पाते। मतलब सरकार को चाहिए कि प्रशासन में सुधार ज़्यादा चाहिए, बल्कि इस पे ज़्यादा ध्यान दें कि ये पॉलिसी बनाएं, 20% दें, 30% दें। मेरा ख्याल है ये तो पहले भी सब लोगों ने कहा है कि सब्सिडीज से हमको इतना मतलब नहीं है। जो ज़्यादा मतलब है कि एज अ इन्वेस्टर, एज अ बिजनेस एंटरप्रेन्योर, एज अ उद्यमी, अगर आप कोई फैक्ट्री लगाते हैं, कारखाना चलाते हैं, तो आपको ईज़ ऑफ बिजनेस वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप किसी सरकारी दफ्तर में जाते हैं, आपके साथ कैसा व्यवहार होता है, 40 पन्नों के पेज दे रहे हैं। इतनी तकनीक आने के बावजूद हमारे पोल्यूशन के फॉर्म्स, रीको के फॉर्म्स, DIC के फॉर्म्स ऑनलाइन नहीं है, और एक ही इन्फॉर्मेशन हर एक डिपार्टमेंट 20 बार मांगता है।
आपको स्टैम्प पेपर पे लिख के देना है, आपको सत्यापन कराना है। आप उद्यमी हैं, आप चाहते हैं कि एक उद्यमी 100 करोड़ लगाए, 10 करोड़ लगाए, 5 करोड़ लगाए, और उसके लिए आपको 15 रुपए की नोटरी कराओगे तो उसकी वक्त मतलब है। आपको ये प्रूव करना नहीं है तो पड़ता है हाँ। कि आप उद्यमी हो। मुझे तो नहीं लगता। ऐसा लगता है कि अपना नाम भी प्रूव करने के लिए कि मेरा नाम ये है, मैं ये फैक्ट्री चलाता हूँ, ये मेरा बैंक खाता है, पहले तो मुझे शपथ पत्र लेना पड़ता है। हो सकता है 10 रुपए का मिले नहीं मिले, उसके लिए चक्कर काटने पड़ते हैं, एनर्जी वेस्ट करनी पड़ती है, और फिर उसको नोटराइज कराओ, फिर वो जमा कराओ। आप ये सब ऑनलाइन क्यों नहीं कर देते? आप किसी से 100 करोड़ के निवेश की उम्मीद करते हैं, 5 करोड़ के निवेश की उम्मीद करते हैं, और उसकी बात नहीं मानते हैं। तो ये है, प्रशासन में ज़रूरी है, एनओसी लेने के लिए बहुत चक्कर काटने पड़ते हैं। तो सरकार को चाहिए जितना खूबसूरत काम ये इन्होंने पॉलिसी बनाने में किया, उतना ही अच्छा काम प्रशासन को सुधारने में करें। कंप्यूटर, आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरें, 15 दिन की क्लियरेंस क्यों चाहिए आपको? ऑनलाइन आज कंपनी रजिस्टर करना आरओसी में मच इजियर देन टू गो टू रिको डिपार्टमेंट, टू पोल्यूशन डिपार्टमेंट। हाँ जी, अब नई पॉलिसी आ जानी चाहिए, योर ऑफिस एंड योर स्क्रीन। जो आपके बिल्कुल, टेबल पे आपके स्क्रीन पड़ी है उसी पे नहीं, सब कुछ काम हो आप जाए। ऑलरेडी कर रहे हो, पैन कार्ड एप्लीकेशन लेते हो, ऑनलाइन करते हो, आरओसी में कंपनी रजिस्टर कराते हो, ऑनलाइन करते हो। एक सेकंड पीछे। हाँ। तो आपको ऑनलाइन की तकनीक की पूरी सुविधा लेनी चाहिए। चलिए, पॉलिसी अच्छी है, परंतु इसको क्रियान्वित करने के लिए प्रशासनिक सुधार बहुत जरूरी है। सुनील कुमार जी बंसल बैठे हैं मेरे साथ, राजस्थान सोलर एसोसिएशन से हैं। एक बार उनसे बात कर लेते हैं। क्या लगता है सर कि नई पॉलिसी आई है 50% के इन्वेस्टमेंट को लेकर, सोलर को भी लेकर आई है, ऊर्जा को लेकर आई है, क्या लगता है नया शगुफा आएगा राजस्थान में? आज जो ग्लोबल पोजीशन बन रही है सोलर इंडस्ट्री की, ग्लोबल जो पेस बना हुआ है, उसको देखते हुए निकाली गई है। हमने शुरुआत जब सोलर इंडस्ट्रीज़ की करी थी 1 मेगावाट से, 5 मेगावाट से, मैक्सिमम प्रोजेक्ट लगे थे 10 मेगावाट तक के। आज हम बात कर रहे हैं 100 मेगावाट, 200 मेगावाट, 500 मेगावाट, 1000 मेगावाट। तो उस चीज़ों को देखते हुए, अलाइन करते हुए पॉलिसी निकाली गई है। जैसे अभी बात आई कि लैंड बैंक की, तो लैंड बैंक का कंसेप्ट ही शायद खत्म हो जाएगा आने वाले टाइम में, क्योंकि गवर्नमेंट केस टू बिडिंग में जा रही है। अभी केस टू बिडिंग में क्या होता है कि गवर्नमेंट ही सब कुछ करके देती है आपको केवल रेट कोट करने हैं उसमें। तो नई पॉलिसी उन सब चीज़ों को मैच करने के लिए आई गई है। और दूसरा जो हमारा इसके अंदर नई पॉलिसी के अंदर जो गवर्नमेंट ने दिया है, 25,000 मेगावाट का एक टारगेट फिक्स किया है गवर्नमेंट ने, और उसके लिए हम लोग काफ़ी प्रयास कर रहे हैं कि ओपन एक्सेस के जो चार्जेस हैं वो रिलैक्स किए जाएं, अदरवाइज इस 25,000 के टारगेट को अचीव करना मुश्किल है। सोलर एसोसिएशन ने बहुत बार गवर्नमेंट को इस बारे में लिख के दिया है। 25,000 के टारगेट को पूरा करने के लिए या तो डिस्कॉम बिजली खरीदे, या आप ओपन एक्सेस के थ्रू दूसरे स्टेट्स में बिजली को भेजो। दो ही ऑप्शन है। डिस्कॉम कहती है हमारे पास पैसा नहीं है खरीदने के लिए, आप 25,000 का टारगेट कैसे पूरा करेंगे? तो ओपन एक्सेस ही एकमात्र उपाय है जिससे पूरा किया जा सकता है। सरकार को हमने काफ़ी डिटेल में लिख के दिया है, उम्मीद है इसमें कुछ रिलैक्सेशन आएगा। प्रहलाद सिंगल जी बैठे हैं मेरे साथ यहाँ पर, मैं उनसे बात कर लेता हूँ। जिस प्रकार से माननीय मोदी जी ने पूरे देश में नहीं बल्कि विदेश में भी एक इंडस्ट्रियों के लिए यहाँ न्योता दिया है और एक वातावरण निर्माण किया है, और माननीय वसुंधरा जी ने जिस तरह से ये पॉलिसी जो पिछड़े क्षेत्रों के लिए जो लागू की है, निश्चित रूप से उससे एक ऐसा वातावरण बनेगा, और वातावरण पहले बनना सबसे ज़रूरी है। और अगर वातावरण बनेगा तो निश्चित रूप से धीरे धीरे देखिए कि आने वाले समय में निश्चित रूप से रोजगार के साधन बढ़ेंगे और इंडस्ट्री यहाँ पर अधिक से संख्या में आएंगी। कल्ला साहब कुछ कहना चाहते हैं, अंतिम 2 लाइन। वर्ष 2008 और 13 के बीच में एंटरटेनमेंट टैक्स सरकार ने बिल्कुल माफ़ कर दिया था। अभी जो पॉलिसी आई है उसमें इन्होंने केवल मात्र 50% एंटरटेनमेंट टैक्स में छूट दी है, जबकि पिछली सरकार में पूरा माफ़ कर दिया गया था। इसके अलावा मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं कि अभी मान लीजिए भिवाड़ी में कोई आदमी इंडस्ट्रीज़ लगाना चाहे तो उसको लगभग 12,500 रुपये मीटर ज़मीन की कॉस्ट देनी पड़ती है। आज 10,000 मीटर पे कोई इंडस्ट्रीज़ लगाएगा तो 12.5 करोड़ रुपए तो उसके इसी पे खर्च हो जाएंगे लैंड के लिए। तो सरकार को चाहिए कि वो पॉलिसी ऐसी बनाए जिसमें लैंड सब्सिडी अथवा इंडस्ट्रीज़ में टोटल में जो इन्वेस्टमेंट होता है उसमें 25% अनुदान देकर राजस्थान को इंडस्ट्रियल ग्रोथ के क्षेत्र में आगे बढ़ा सकती है। इसके अलावा जो सरकार ने ये कहा है कि हम 5 साल में 15 लाख लोगों को रोज़गार देंगे, 10 महीने में 10,000 लोगों को रोज़गार दिया नहीं।
अब 4 वर्ष और 2 महीने में कितने लोगों को रोजगार देंगे? तो जब तक इंडस्ट्रियल ग्रोथ ढंग से नहीं होगी और इंडस्ट्रीज में वही पुरानी नीतियों को अपने तरीके से ला करके एक नए कागज में लिख देने से कुछ नहीं होने वाला है। जो औद्योगिक क्षेत्र के या व्यापारिक क्षेत्र के जो लोग आए हैं उन्होंने सरकार की नीति और नीयत पर विश्वास जताया है, ये कि सरकार के लिए बहुत अच्छी बात है। अभी मैं कल्ला साहब की बात का एक जवाब देना चाहता हूँ। आपने बार बार एक बात दोहराई है कि टैक्स हॉलीडे की आपने बात की है। मैं कहना नहीं चाहता लेकिन मुझे मजबूरीवश कहना पड़ रहा है कि आपको कम से कम ये कहने का अधिकार नहीं है कि राजस्थान इसलिए नहीं है कि राजस्थान 50% सब्सिडी दी, आप तो 30% कर रहे हो। आप सुनिए साहब, इसलिए नहीं है कि राजस्थान की जो आर्थिक स्थिति आपने जहाँ लाके छोड़ी है वो किसी से छुपी हुई नहीं है, इसलिए आपको कहने का अधिकार। एक मिनट, दूसरा आपने 50% एक मिनट आपने 50% मनोरंजन कर में छूट कहा, 100% विलासिता कर में छूट दी गई है, उसका आपने उल्लेख नहीं किया। आपने टूरिज्म की बात की, टूरिज्म की नीति अलग से आएगी, ये सही है, लेकिन होटल के ऊपर छूट दी गई है, विलासिता कर में छूट 100% छूट दी है, आप उसका भी उल्लेख कीजिए। आप जो आपकी सर्विस सेक्टर है, जैसे आपका स्किल डेवलपमेंट है, उसके लिए इसमें प्रावधान किया गया है। इन सब चीज़ों का जो समावेश हुआ है निश्चित रूप से उसके परिणाम आएंगे। कुछ चीजें ऐसी है जिनको हमको विचार करना चाहिए और सरकार उस पर विचार भी करेगी आगे। एक छोटा सा सवाल अंतिम दौर में पूछना चाहता हूं, उसके बाद प्रोग्राम बंद करेंगे। ये बता दीजिए, क्या ये पॉलिसी बनने के समय में सारे व्यापारी वर्ग, अलग अलग सेक्टर के लोगों को बिठा के कहीं उनसे बात करनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल ऐसा है, ये बात करनी चाहिए, इस बात से मैं सहमत हूँ। अगर आपको जानकारी हो, जब भी बजट आता है सरकार का और बजट आने से पूर्व जब सभी अपने अलग अलग संगठनों की और साथ में राय ली जाती है, किसानों की भी ली जाती है, व्यापारियों की भी, उद्योगों की, उसमें ऐसी कई राय आती है, उन राय से ही ये सब नीतियां निकल के आती है। और अगर आवश्यक होता है, आपको अभी मेरे वक्ताओं ने उल्लेख किया है, आप आज खाली राजस्थान की बात मत कीजिए, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों इस बात के लिए जिस प्रकार का एटमॉस्फेयर क्रिएट कर रहे हैं, आज आप एमपी में देखिए, आज एमपी हमारा निवेशकों के लिए किस प्रकार से कार्य कर रहा है, आज उसी राह पर हमारा राजस्थान आज चल रहा है। आप कल्ला साहब ने एक बात कही कि आपको, मेरे को ये ज्ञान नहीं कि पहले कितना इन्वेस्ट, क्या हम उस इन्वेस्टमेंट से संतुष्ट हैं जो पिछले 5 साल में हुआ? आज बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता है, इस प्रदेश में बहुत ज़्यादा औद्योगिक वातावरण की आवश्यकता है, एम्प्लॉयमेंट की आवश्यकता है। निश्चित रूप में आपको एक विश्वास दिला सकता हूँ, एक चीज़ आई जो समझ में आती है कि सरलीकरण जितना आवश्यक हो करना चाहिए। एक उदाहरण भी मैं आपको इसका देना चाहूँगा। जब पिछली बार जब केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और अटल जी ने एक इसमें इनकम टैक्स में एक फॉर्म लिया था सरल, और वो 1 पेज का सरल फॉर्म था जिसके अंतर्गत कोई भी व्यक्ति इनकम टैक्स भर सकता था। बाद में जब सरकार चेंज हुई केंद्र में, आज आप इनकम टैक्स का वो, तो जो कुछ चीज़ें परिवर्तन हो गई है, आज उसमें समय लगेगा। और ये विश्वास दिलाता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी सरलीकरण में विश्वास करती है, भारतीय जनता पार्टी उद्योगों को यहाँ पर प्रोत्साहित करने में विश्वास करती है। चलिए, यहाँ पर बहुत सारी बातें हुई, व्यापारी प्रकोष्ठ से भी लोग थे, सरकारी तरीके से भी लोग थे और सरकार के लोग भी थे। आइए, आप सभी का आने का बहुत बहुत धन्यवाद।